नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। मैं हूं आपका दोस्त अंतरिक और आप देख रहे हैं अंतरिक्ष ज्ञान। कहते हैं कि ईंट और पत्थरों से बने घर बेजान होते हैं, लेकिन सच ये है कि कुछ घर सिर्फ दीवारें नहीं होते, वो अपने भीतर बीते हुए दर्द, चीखें और अधूरी आत्माएं कैद करके रखते हैं। ऐसी ही जगहें होती हैं पुरानी हवेलियां, जो बाहर से खामोश दिखती हैं लेकिन अंदर से किसी भूखे शिकारी की तरह सही वक्त का इंतजार कर रही होती हैं। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की उस सच्चाई के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे याद करते ही आज भी मेरी रूह कांप जाती है। ये कहानी है एक ऐसी काली हवेली की जहां समय थम जाता है और फिर शुरू होता है एक ऐसा खेल जिसमें इंसान नहीं, डर नियम बनाता है। मेरा नाम समीर है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, तर्क और विज्ञान पर भरोसा करने वाला इंसान, जो कभी भूत प्रेत, आत्मा या काले साए जैसी बातों पर यकीन नहीं करता था। लेकिन शादी के 5 साल बाद जब मेरी पत्नी रिया 7 महीने की गर्भवती थी और हमने सुकून की तलाश में शहर से दूर एक पुरानी पुश्तैनी हवेली का रुख किया, तब मुझे नहीं पता था कि हम आराम की नहीं, अपनी मौत की दहलीज पर कदम रख रहे हैं। ये वही हवेली थी जो पिछले 10 सालों से बंद पड़ी थी। जंगल के किनारे बारिश, बिजली और अजीब सी खामोशी के बीच खड़ी हुई, और उसी हवेली में एक ऐसी आत्मा हमारा इंतजार कर रही थी जिसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, एक गर्भवती औरत। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस कहानी को यहीं रोक दीजिए, और अगर डर को महसूस करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अंतरिक्ष ज्ञान पर हर कहानी आपको सुरक्षित लौटने का वादा नहीं करती। 18 अगस्त 2011, वो तारीख आज भी मेरे जहन में किसी सड़े हुए जख्म की तरह दबी हुई है। उस दिन आसमान का रंग कुछ ज्यादा ही भारी और बीमार लग रहा था। बादल इतने नीचे झुकाए थे जैसे धरती को निगल लेना चाहते हों, और बारिश, वो बारिश नहीं थी, वो किसी पुराने अपराध का बोझ उठाए हुए सैलाब जैसी लग रही थी। मैं और रिया गाड़ी में चुपचाप बैठे थे। वाइपर लगातार शीशे पर चल रहे थे, लेकिन गिरती बारिश की बूंदें मानो जानबूझकर हमारी नजर धुंधली कर रही हों। रिया खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका एक हाथ अपने पेट पर था, जैसे अपने भीतर पल रहे बच्चे को किसी अनजाने खतरे से बचा रही हो। शहर बहुत पीछे छूट चुका था। मोबाइल नेटवर्क कब का गायब हो गया था। सड़क पतली और टेढ़ी होती जा रही थी, और चारों तरफ घना जंगल शुरू हो चुका था। ऊंचे ऊंचे पेड़, हवा में अजीब सी सरसराहट और गीली मिट्टी की सड़ी हुई गंध। तभी रिया ने धीमी और डरी हुई आवाज में कहा, समीर, ये जगह कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लग रही? मैंने हंसकर बात टाल दी, तर्क और समझदारी का सहारा लिया। उसे समझाया कि शहर की आदत पड़ गई है, इसलिए सन्नाटा डरावना लग रहा है। लेकिन सच ये था कि मेरे अपने सीने में भी एक अनजानी घबराहट जन्म ले चुकी थी, जैसे कोई अदृश्य नजर हमें बहुत देर से देख रही हो। रास्ते में एक जगह गाड़ी अचानक झटके से उछली। सामने पानी से भरा गड्ढा था, और उसी पल आसमान में जोरदार बिजली कड़की। उस एक पल की रोशनी में मैंने पहली बार उस हवेली को देखा। जंगल के किनारे खड़ी हुई ऊंची दीवारें, काले पड़े खंभे, और बीच में लोहे का भारी फाटक जो आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर हमें अंदर आने का इशारा किया हो। गाड़ी में रात के करीब 9:40 हो रहे थे। बारिश कुछ धीमी पड़ी थी, लेकिन हवेली के चारों तरफ फैला अंधेरा और भी गाढ़ा लग रहा था, जैसे रोशनी वहां पहुंचने से डर रही हो। मैंने गाड़ी रोकी, इंजन बंद हुआ, और उसी पल चारों तरफ ऐसा सन्नाटा छा गया कि अपने दिल की धड़कन तक सुनाई देने लगी। बस बारिश की टप टप और दूर कहीं उल्लू की आवाज। तभी छाता लिए एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हमारे पास आया। भानु दादा, हवेली का केयरटेकर। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा पुराना लग रहा था। उसने बिना मुस्कुराए चाबी मेरे हाथ में रखी और कांपती हुई आवाज में बोला, समीर बाबा,
यहाँ रहना सच में जरूरी है क्या? उसके शब्द सवाल नहीं, चेतावनी थे। मैंने फिर वही गलती की, हंसकर बात टाल दी, खुद को तर्कशील साबित करने की कोशिश की। भानु दादा ने चारों तरफ देखा, जैसे कोई सुन तो नहीं रहा। फिर लगभग फुसफुसाते हुए कहा, अंधेरा गहराने के बाद पीछे वाले आंगन का दरवाजा मत खोलना और मेम साहब को कभी अकेला मत छोड़ना। मैंने सिर हिलाया, लेकिन उस पल भी मैं ये नहीं समझ पाया कि ये कोई सामान्य सावधानी नहीं थी, ये पहली और आखिरी चेतावनी थी। भानु दादा की नज़र एक पल के लिए रिया के पेट पर ठहर गई, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो बिना कुछ कहे बारिश में गुम हो गया और मैं उस भारी लोहे के फाटक को धक्का देकर हवेली के भीतर चला गया, ये जाने बिना कि उस एक कदम के साथ ही मैंने अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला कर लिया था। उस रात हवेली के अंदर का सन्नाटा इतना गहरा था कि हर छोटी आवाज भी जैसे कानों में चुभ रही हो। बारिश अब भी लगातार गिर रही थी, लेकिन उसकी आवाज मोटी दीवारों से टकराकर दब सी गई थी। हमने अंदर आते ही पुराने बल्ब जलाए जो आधी रोशनी दे रहे थे, जैसे खुद भी डर रहे हों। हवेली के भीतर सीलन भरी हवा थी। पुरानी लकड़ी, जले हुए दियों और सड़े फूलों की मिली जुली गंध हर सांस के साथ फेफड़ों में उतर रही थी। रिया थकी हुई थी, इसलिए मैंने जल्दी से एक कमरे को साफ कर बिस्तर लगाया। वो लेटते ही सो गई, लेकिन उसकी नींद में भी उसका एक हाथ लगातार पेट पर ही था, जैसे कोई अदृश्य चीज उससे कुछ छीन लेना चाहती हो। रात गहराती चली गई। घड़ी की टिक टिक हवेली में गूंज रही थी और बाहर कहीं दूर से जंगल की आवाजें आने लगीं। अचानक रात के करीब 3:12 पर मेरी नींद एक अजीब एहसास से खुल गई। ऐसा लगा जैसे कोई कमरे में चल रहा हो, सांस ले रहा हो, लेकिन आंखें खोलते ही सामने सिर्फ अंधेरा और दीवारों पर नाचती परछाइयां थीं। मैंने सोचा शायद वहम है, लेकिन तभी मेरे चेहरे के बिल्कुल पास ताली बजने की आवाज आई, इतनी तेज कि मेरी रूह तक कांप गई। मैं झटके से उठकर बैठ गया, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रिया गहरी नींद में थी, उसका चेहरा एक अजीब सुकून में डूबा हुआ था, जैसे उसे कुछ सुनाई ही ना दिया हो। मैंने धीमी आवाज में उसका नाम लिया, लेकिन वो नहीं जगी। तभी कमरे के कोने में रखी पुरानी लकड़ी की अलमारी से चरमराने की आवाज आई। उसका दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुलने लगा। उस अंधेरे अंदर से मुझे 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वो इंसानी आंखें नहीं थीं, वो बिल्ली या किसी जंगली जानवर की तरह चमक रही थीं। मेरी सांसें अटक गईं। मैंने कांपते हाथों से टेबल पर रखी टॉर्च उठाई और जैसे ही रोशनी अलमारी पर डाली, वहां कुछ भी नहीं था। अलमारी पूरी तरह खाली थी, लेकिन ठंडक अचानक और बढ़ गई थी, जैसे कमरे का तापमान गिर गया हो। मैं वापस बिस्तर पर बैठा ही था कि मेरी नजर रिया पर पड़ी। वो नींद में मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो उसकी आम मुस्कान नहीं थी। वो खिंची हुई, बनावटी और डरावनी मुस्कान थी, जैसे कोई और उसके चेहरे का इस्तेमाल कर रहा हो। मैंने उसे झकझोर कर जगाया। रिया हड़बड़ाकर उठी। उसने थकी हुई आवाज में पूछा, क्या हुआ? और उसी पल मुझे यकीन हो गया कि जो कुछ भी हो रहा था उसकी जानकारी रिया को नहीं थी, या फिर वो जानबूझकर अनजान बन रही थी। मैं उसे सुलाकर बाहर बरामदे में चला गया। सिगरेट सुलगाई, लेकिन हर कश के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे खड़ा होकर मुझे देख रहा हो। सिगरेट फेंक कर जैसे ही मैं मुड़ा, फिर वही ताली की आवाज, इस बार और पास से, इतनी पास कि लगा किसी ने मेरे कान के पीछे ताली बजाई हो। मैं पलटकर चिल्लाया, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ हवेली की खामोशी थी, और उसी खामोशी में मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये हवेली खाली नहीं है। ये हमें देख रही है, सुन रही है, और सबसे ज्यादा हमारे बच्चे को महसूस कर रही है। और उसी पल मुझे समझ आ गया कि ये सिर्फ डर की शुरुआत है, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। अगले 2 दिन हवेली के अंदर सब कुछ ऊपर से देखने पर सामान्य लग रहा था, लेकिन उस सामान्यता के नीचे कुछ सड़ रहा था, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता,
पर महसूस जरूर होता है। रिया ज्यादातर चुप रहने लगी थी। पहले वो बात बात पर हंसती थी, छोटी छोटी चीजों पर सवाल करती थी, लेकिन अब वो लंबे समय तक एक ही जगह बैठी रहती, बिना पलक झपकाए सामने देखती रहती, जैसे उसके सामने कोई ऐसा दृश्य चल रहा हो जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। कई बार मैं कमरे में घुसता और उसे वहीं खड़ा पाता, पीछे वाले आंगन की खिड़की के सामने, उसी दिशा में जहां भानु दादा ने जाने से मना किया था। बारिश के बाद आंगन में कीचड़ भरा रहता, पेड़ की डालियां हवा में हिलती रहती और रिया उन सबको ऐसे देखती जैसे कोई उसे इशारों में बुला रहा हो। मैंने उससे कई बार पूछा, तुम वहां क्या देख रही हो? लेकिन वो या तो जवाब नहीं देती या फिर ऐसे सिर हिला देती जैसे सवाल सुना ही ना हो। उसकी आवाज भी बदलने लगी थी। पहले उसमें गर्माहट होती थी, अब उसमें ठंडक थी, खालीपन था, जैसे शब्द उसके अपने ना होकर किसी और के हों। रात को वो नींद में बड़बड़ाने लगी थी, कभी कभी किसी पुराने गीत की बेसुरी धुन, कभी किसी बच्चे के रोने जैसी आवाज, और कभी अचानक बीच रात वो उठकर बैठ जाती, आंखें खुली लेकिन मुझे देखे बिना। ऐसे मौकों पर कमरे का तापमान अचानक गिर जाता, मेरी सांसें भाप बनकर निकलने लगती और मुझे अपने ही घर में पराया महसूस होने लगता। एक शाम जब मैं रसोई में था, मैंने देखा कि रिया नंगे पांव बारिश में बाहर जा रही है। उसका गाउन कीचड़ में भीग रहा था। मैंने घबराकर उसे पुकारा और भागकर उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ छूते ही मुझे ऐसा झटका लगा जैसे मैंने बर्फ को नहीं, किसी मरी हुई चीज को पकड़ लिया हो। उसकी त्वचा सामान्य नहीं थी, वो ठंडी थी, जरूरत से ज्यादा ठंडी। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में मुझे रिया नहीं दिखी। वहां कोई और था, कोई भूखा, कोई अधीर। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, वो मुझे बुला रही है, उसे भूख लगी है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ दी। मैंने कांपते स्वर में पूछा, कौन? तो उसने पीछे आंगन की तरफ उंगली से इशारा किया। वो जिसने हरा पहना है, जो पेड़ के पास खड़ी है, उसे चाहिए। मैंने बाहर देखा, सिर्फ अंधेरा, कोहरा और पेड़ों की परछाइयां। लेकिन उसी पल हवा तेज हुई और मुझे भी ऐसा लगा जैसे किसी औरत की परछाई पल भर को पेड़ के पास हिली हो। मैंने खुद को समझाया कि ये डर है, थकान है। लेकिन उसी रात जब घड़ी ने 3:07 दिखाया, हवेली के भीतर फिर वही ताली की आवाज गूंजी। इस बार एक बार नहीं, 3 बार। और हर ताली के साथ रिया का शरीर झटका खा रहा था, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे खींच रहा हो। उसने अचानक मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई, वही खिंची हुई मुस्कान। और उस मुस्कान के साथ मुझे पहली बार यकीन हो गया कि ये सिर्फ वहम नहीं है। ये हवेली किसी औरत को नहीं, एक मां को तोड़ रही है। और ये सब जानबूझकर धीरे धीरे किया जा रहा है, ताकि जब तक मैं समझ पाऊं तब तक बहुत देर हो चुकी हो। उस रात हवेली के भीतर कुछ ऐसा बदल चुका था जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। हवा भारी हो गई थी, जैसे हर कोना किसी गहरी सांस को रोककर बैठा हो। रिया अब बिल्कुल चुप थी, न सवाल न शिकायत, बस एक अजीब सी स्थिरता जो इंसानी नहीं लगती थी। वो कभी कभी बिना आवाज किए उठती और ऐसे चलती जैसे रास्ता उसे पहले से पता। और उसी रात जब बारिश फिर से तेज हुई और बिजली बार बार आसमान को चीर रही थी, मुझे एहसास हुआ कि तहखाने की तरफ से आ रही वो हल्की सी आवाज अब कल्पना नहीं रही। वो आवाज किसी के गुनगुनाने जैसी थी, बेसुरी, टूटी हुई, जैसे कोई बहुत पुरानी लोरी जिसे याद करने की कोशिश कर रहा हो। मैं मोमबत्ती लेकर नीचे जाने से पहले ही कांप रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि रिया कमरे में नहीं है, तब डर से ज्यादा बेचैनी ने मुझे तहखाने की सीढ़ियों तक धकेल दिया। वो सीढ़ियां जिन पर हमने पहले ही दिन ताला लगा दिया था, लेकिन अब ताला जमीन पर टूटा पड़ा था, जंग लगा हुआ, जैसे किसी ने अंदर से नहीं बल्कि बाहर से तोड़ा हो। नीचे से वही लोरी साफ सुनाई दे रही थी, और जैसे जैसे मैं उतर रहा था,
हवा ठंडी नहीं, बर्फ जैसी होती जा रही थी। मोमबत्ती की लौ बिना हवा के भी कांप रही थी। तहखाने के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उस पर रिया बैठी थी। लेकिन वो रिया नहीं लग रही थी। उसने हरे रंग का पुराना गाउन पहन रखा था, जो उसने कभी खरीदा ही नहीं था। उसके बाल खुले हुए थे, उसकी पीठ मेरी तरफ थी और उसकी गर्दन असामान्य रूप से झुकी हुई थी। मैंने उसका नाम लिया, एक बार, फिर दूसरी बार, लेकिन जवाब नहीं आया। वो बस गुनगुनाती रही, जैसे कोई माँ बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही हो। मैंने जैसे ही उसका कंधा छुआ, उसने झटके से अपना सिर घुमाया और उस पल मेरा शरीर सुन्न हो गया। वो चेहरा उसका था, लेकिन भाव उसके नहीं थे। आंखों के नीचे काले गड्ढे, होंठों पर जमी हुई वो खिंची मुस्कान और आंखें सफेद, बिल्कुल सफेद, जैसे पुतलियां कभी थी ही नहीं। उसने मेरी तरफ देखकर ताली बजाई, ठीक वैसे ही जैसे पहले कमरे में हुई थी, और उसी ताली के साथ मेरी मोमबत्ती बुझ गई। पूरा तहखाना घने अंधेरे में डूब गया। मुझे उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगीं, भारी, गर्म, जानवर जैसी। मैंने जेब से लाइटर निकालने की कोशिश की, लेकिन उंगलियां सुन्न थीं। तभी अचानक एक हल्की रोशनी जली और उस रोशनी में मैंने देखा कि उसकी गर्दन असंभव तरीके से मुड़ी हुई है, जैसे किसी ने तोड़कर फिर जोड़ दी हो। उसने मेरा गला पकड़ा और उस पकड़ में ऐसी ताकत थी जो किसी गर्भवती औरत में हो ही नहीं सकती। उसने मुझे खिलौने की तरह दीवार की तरफ फेंक दिया। मेरी पीठ टकराई और दर्द की लहर पूरे शरीर में फैल रही। अंधेरे में फिर वही ताली की आवाज, 1, 2, 3, और हर ताली के साथ वो मेरे और करीब आ रही थी। वो खेल रही थी जैसे शिकारी अपने शिकार से खेलता है। मैं रेंगता हुआ सीढ़ियों की तरफ भागा, चिल्लाया, गिड़गिड़ाया, उसका नाम लिया, लेकिन जवाब में सिर्फ हंसी आई, भारी, टूटी हुई, अमानवीय हंसी। किसी औरत की नहीं, किसी भूखी चीज की। तभी उसने मेरे पैर पकड़े और मुझे पीछे खींचा। नाखून फर्श में धंस गए। मैं किसी तरह छूटकर ऊपर भागा और तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से जोर जोर से धक्के पड़ने लगे और फिर आवाज बदली। अब वो रो रही थी, मेरी पत्नी की आवाज में, दरवाजा खोलो, मुझे डर लग रहा है। और उसी पल मैं टूट गया, लेकिन किसी तरह खुद को रोका। पूरी रात मैं उसी दरवाजे के पास बैठा रहा, हाथ में लोहे की रॉड, दिल में डर और दिमाग में एक ही सवाल, क्या वो अब भी रिया है या कुछ और? सुबह की पहली हल्की सी रोशनी जब हवेली की खिड़कियों से अंदर घुसी, तब भी मुझे रात के अंधेरे से छुटकारा नहीं मिला था। पूरी रात मैं तहखाने के दरवाजे के पास बैठा रहा, हाथ में लोहे की रॉड, कान उसी दरवाजे पर टिके हुए, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। न ताली, न रोना, न हंसी, बस एक ऐसी खामोशी जो किसी तूफान से पहले होती है, जैसे कुछ सांस रोककर सही पल का इंतजार कर रहा हो। जब मैंने हिम्मत करके कुंडी खोली तो अंदर का नजारा देखकर मेरी टांगें जवाब देने लगीं। रिया सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ी थी, उसका शरीर मिट्टी और नमी से सना हुआ। वही हरा गाउन अब गंदगी से काला पड़ चुका था। मैंने उसे उठाया, उसकी सांस चल रही थी, लेकिन वो होश में नहीं थी। उसे कमरे में लिटाकर जब मैंने उसके पैरों पर हाथ रखा तो मेरी उंगलियां रुक गईं। उसकी पिंडलियों पर जले हुए उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने तपते हुए हाथों से उसे जकड़ा हो। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि ये सब यहीं नहीं रुकेगा। दोपहर तक जब भानु दादा आए और उन्होंने रिया की हालत देखी तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने बिना कुछ पूछे बस इतना कहा, बाबा, अब ये खेल बड़ा हो गया है। और वहीं पहली बार उन्होंने उस औरत का नाम लिया, जिसे सुनते ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने बताया कि कैसे बरसों पहले इसी हवेली में एक औरत ने अपमान और तानों से टूटकर काले कर्म किए थे और मरते वक्त श्राप दिया था
कि जो भी गर्भवती औरत इस जमीन पर आएगी उसका बच्चा उसका होगा। और उसी श्राप की वजह से रात 3:30 पर हवेली जागती है। उसी वक्त जब वो औरत मरी थी, उसी वक्त जब आत्मा सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। समय मेरे खिलाफ था और मुझे समझ आ गया कि डॉक्टर, पुलिस या तर्क कोई भी यहां काम नहीं आएगा। हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो इन चीजों को समझता हो। और जब वो आदमी आया, उसके हवेली में कदम रखते ही रुक जाने से मुझे यकीन हो गया कि खतरा असली है। उसने बिना देर किए कहा, यह सिर्फ औरत नहीं है, ये भूख है। और उसी रात जैसे ही अंधेरा गहराया, हवेली ने अपना असली रूप दिखाया। रिया की आवाज बदलने लगी, उसका शरीर झटके खाने लगा। घर की दीवारों से ताली की आवाज गूंजने लगी, हर कमरे से, हर कोने से, जैसे हवेली खुद तालियां बजा रही हो। ऊपर वाले कमरे में हमने देखा कि रिया हवा में उड़ गई है। उसके चारों तरफ खिलौने, कुर्सियां और पुरानी चीजें घूम रही थीं। कैमरे की फ्लैश में जो दिखा वो सच था। उसके ऊपर छत से चिपकी हुई वही हरी साड़ी वाली आकृति, सड़ा हुआ चेहरा, खोखली आंखें और उसके काले हाथ। रिया के पेट पर जमे हुए, जैसे वो बच्चे को खींच रही हो। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि ये लड़ाई मंत्रों से नहीं, मां की इच्छा शक्ति से जीती जाएगी। जब रात 3:30 के करीब पहुंची तो हवेली पागल हो गई। फर्श फटने लगा, मिट्टी से हाथ निकलने लगे, हवा में फांसी का फंदा बनने लगा और रिया का शरीर वैसे ही खिंचने लगा जैसे उस औरत की मौत हुई थी। वो खुद को मारने पर उतारू थी, या शायद कोई और उसे मरवाना चाहता था। बारिश में हम उसके पीछे भागे, कीचड़ में फिसले और उस सूखे पेड़ के नीचे जहां सब शुरू हुआ था, आखिरी लड़ाई हुई। जब मैंने रिया का हाथ उसके पेट पर रखा और उससे कहा कि वो सिर्फ औरत नहीं, मां है, तभी उसके अंदर से कुछ टूटा। बच्चे की एक जोरदार हरकत ने उस आत्मा की पकड़ कमजोर कर दी और पहली बार वो चीखी, दर्द से, हार से, गुस्से से। और उसी चीख के साथ काला धुआं उसके मुंह से निकला। आसमान में बिजली कड़की, पेड़ फट गया और वो आकृति चीखती हुई उसी आग में समा गई। बारिश में जलता हुआ वो पेड़ आज भी मेरी आंखों में बसा है। रिया मेरी बाहों में गिर गई, जिंदा थी, टूटी हुई लेकिन जिंदा। और उसी पल मुझे समझ आ गया कि कुछ जगहें कभी खाली नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं किसी और के आने का। और आज भी जब रात के 3:30 बजते हैं तो मुझे कहीं दूर से ताली की वही आवाज सुनाई देती है। उस घटना के बाद हम उस हवेली में एक पल भी नहीं रुके। रिया को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि बच्चा सुरक्षित है, लेकिन उन्होंने उसकी आंखों में वो डर देखा था जो किसी रिपोर्ट में नहीं लिखा जा सकता। हवेली को बेचने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आसपास के लोगों ने साफ मना कर दिया। कोई भी उस जमीन पर कदम रखने को तैयार नहीं था। आज वो हवेली शायद खंडहर बन चुकी है, दीवारें टूट रही होंगी, छतें गिर चुकी होंगी, लेकिन मैं जानता हूं कुछ चीजें दीवारों के टूटने से खत्म नहीं होती। वो वहां रहती हैं, हवा में, मिट्टी में और उन लोगों की यादों में जो वहां से जिंदा लौट आए। रिया आज भी रात के ठीक 3:30 पर चौंक कर उठ जाती है। वो कुछ नहीं कहती, बस अपने पेट पर हाथ रख लेती है, जैसे किसी अदृश्य चीज से अपने बच्चे को बचा रही हो। और मैं आज भी जब रात में पूरी तरह सन्नाटा होता है तो कभी कभी बहुत दूर से वही आवाज सुनता हूं, ताली की एक हल्की सी आवाज। शायद वो आत्मा खत्म हो गई थी, या शायद नहीं, क्योंकि बुराई कभी मरती नहीं, वो बस अगली जगह का इंतजार करती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी, अगर इसे सुनते हुए आपके दिल की धड़कन तेज हुई, तो समझ लीजिए कि कहानी अपना काम कर चुकी है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा डर किस हिस्से में लगा। और अगर आप ऐसी ही सच्ची घटनाओं से प्रेरित डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अंतरिक्ष ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
हम फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।